समझ में आया या नहीं आया ये दूसरी बात है। हम ऑन पेपर परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तभी पता लगता है कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आप मेमोरी लेवल पे मेमोराइज करके उसको रिकॉल करके उसको लिख कर देखते हैं। नहीं तो ये एक्सपीरियंस तो कभी हो ही नहीं पाएगा। बस हमें लगता है कि हमें आता है, लेकिन आता है, हम उसको ऑन पेपर परफॉर्म कर पा रहे नहीं कर पा रहे ये कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चलता है जब आपको टेस्ट दिया जाता है और आप एक्चुअल में उसको करते हैं, अदरवाइज आपको कुछ पता नहीं चलेगा। हम चाहें तो हमें इतना बवाला लेने की क्या ज़रूरत है, सीबीएसई को इतना बवाला लेने की क्या ज़रूरत है। आरओ हर महीने आपके एक पूरी शीट एक्सेल सीट भेजता है जिसमें हर महीने के आपके मंथली टेस्ट के नंबर वहाँ मंगा रहा है। वो क्यों मंगा रहा है? स्टार्टिंग मंथ से अप्रैल से वो देख रहा है कि बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। हर बच्चे को उसको क्या ज़रूरत है, लास्ट में एक बोर्ड एग्जाम, स्टेट बोर्ड में तो ऐसा ही होता है। तो स्टेट बोर्ड में तो एक बोर्ड एग्जाम होता है छुट्टी, वहाँ ना प्री बोर्ड ना श्री बोर्ड कुछ नहीं होता है। हम तो स्टेट बोर्ड से ही पढ़े, ठीक है। तो यहाँ इतना कुछ किया जा रहा है तो एनालाइज करने के लिए बच्चे को एक माहौल मिले। 2 बार तो होता ही है प्री बोर्ड 1 और 2, कई बार तो हम यहाँ 3 बार भी कराते हैं, जिससे कि बच्चे को बोर्ड लाइक पेपर मिले, मतलब जो बोर्ड का जैसा पेपर आता है वो, और उसका एक्सपीरियंस हो कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे 3 घंटे के अंदर। तो इतना पछड़ा क्रिएट, 3 बार हम तुम्हारी कॉपी चेक करते हैं। सोचो, और बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम 1 बार होता है, भाई 9th का तो एक ही होगा ना फाइनल एग्ज़ाम। तुम्हारे 3 तो हम प्री बोर्ड, 2 या 3, 2 तो पक्के हैं, 3 भी होते हैं कभी, तो 2 या 3 प्री बोर्ड चेक करते हैं तुम्हारे। तो पूरा 80 नंबर का पेपर अपने आप में एक बवाला है, उसको चेक करना। हर बच्चे के 80 नंबर के क्वेश्चन पेपर को हर बच्चे के 40 क्वेश्चन हमको चेक करते हैं। मैथमेटिक्स में ये थोड़ी कि राइट लगा उसमें तो एक एक चीज़ देखनी है, फिर बोर्ड की कॉपी चेक करेंगे। तो इतना बवाला हम क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। 10th की मार्कशीट की बहुत वैल्यू है जीवन में, इसलिए। और उसमें भी आप ये सोचें कि हमारा टेस्ट ही ना हो, हमें तो बस आरामदायक ज़िंदगी मिले, तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा। मैंने कल आपको जो थ्योरम बताई वो स्टार्टिंग मैंने मिड पॉइंट थ्योरम की बताई थी, अब मैं आपको बताती हूँ। अब किस किस को पता लगा था कि मैम ये कुछ मिड पॉइंट थ्योरम का जैसा बता रही है, लेकिन कंफर्म नहीं थे तुमने सोचा होगा कि इसमें भी ऐसा होगा, ये सोचा क्या? मैंने क्या बोला? अच्छा, मेरे पे भरोसा था, वही तो मैं कह रही हूँ। भरोसा होना अच्छी बात है, अंधविश्वास होना अच्छी बात है। टीचर्स कैन बी रॉन्ग, ठीक है, कई बार दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। मिड पॉइंट थ्योरम भी सेम ऐसा ही है, इसीलिए देखो ये अंतर क्या था मैं बता दूँ। मैंने आपको बोला, एक्चुअली जो मैं कह रही थी ये दिया है, किसी बच्चे ने ये पॉइंट आउट नहीं किया कि मैडम ये नहीं दिया है, तो वो बात तो वहीं पकड़ी जाती। जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि ये दिया है कि डी मिड पॉइंट है, तो तुम क्यों नहीं कह रहे मैम नहीं दिया है स्टेटमेंट में डी मिड पॉइंट? कहाँ लिखा है? मिड पॉइंट वर्ड लिखा है कहीं देखो? तो मैं जब तुमसे कह रही हूँ कि बेटा ये मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे, ये कहीं दिया ही कहाँ है कि ये मिड पॉइंट है डी? लिखा है कहीं स्टेटमेंट में? नहीं। मैं घर जाके खुद ही देख रही हूँ अपनी वीडियो, मैंने कहा, मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा ये पूरी क्लास में एक बच्चा ये नहीं कह रहा कि मैम स्टेटमेंट में डी को मिड पॉइंट नहीं दिया है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड, ये कहता है, ये थ्योरम ये कहते हैं। आज हम इसको दोबारा पढ़ेंगे और इसको मैं सॉल्व करके इधर बताऊंगी आज, ठीक है, इसके ऊपर खिचड़ी नहीं करेंगे। ये थ्योरम ये कहते हैं कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल में उसकी 2 साइड को ज्वाइन करने वाली एक लाइन खींचे जो नीचे वाली साइड के पैरेलल हो, ये दिया रहता है, ठीक है। कहाँ है? ये भी नहीं दिया? हाँ, ये दिया है ना, ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक साइड के पैरेलल हो और बाकी 2 साइड को टच करे। एक साइड के पैरेलल हो और बाकी 2 साइड को टच करे, तो वो ऐसी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो एक साइड को जिस रेशो में डिवाइड करती है दूसरे को भी उसी रेशो में डिवाइड करती है, ठीक है। और मैं क्या कहती हूँ, ये मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम भी ऐसा ही कहती है। वो कहती है कि अगर हम किसी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से लेकर दूसरी साइड के पैरेलल तीसरी साइड को टच करते हुए लाइन ड्रॉ करें, तो वो तीसरी साइड को भी मिड पॉइंट पे ही कट करती है, वो ये कहती है। और मैं ये कह रही थी आपसे, मैं ये कह रही थी ये प्रूव करना है कि ये भी मिड पॉइंट होगा, ऐसे कह रही थी कुछ नहीं, ये मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है। इसमें आपको ये प्रूव करना है कि इसका और इसका रेशो जो होगा वही इसका मैंने बल्कि एग्जाम्पल भी दिया, एग्जाम्पल मैंने आपको सही दिया, तभी भी आपने नहीं पकड़ा कि मैम गलत पढ़ा रही है। भाई मैंने आपसे कहा ये 3 है, कहा था कल ये 12 है, कल हुई थी बात,
x है, सॉरी ये 2 है और ये x है, कहा था, अरे कहा था, और इसको मैंने आपको 8 निकाल के बताया था, तो भी आपने नहीं कहा मैम अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 3 और ये 12 क्यों है? अरे आपस में कह के क्यों होगा, मुझसे कहना है ना भाई। जब ये मिड पॉइंट होता तो ये जितना होता उतना ही तो ये भी होता। कॉमन सेंस है, मैं पूरा सॉल्व भी कर रही हूँ, बता भी रही हूँ, कुछ पता नहीं, गलत पढ़ा के निकल जाओ। क्लास 10 के तो सर के ऊपर से निकल जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे टीचर तो आपको आके एडमिट भी नहीं करेंगे कि कल हमने गलत पढ़ाया था आपको। 100 में से 90%, 99% टीचर ये आके नहीं बताएंगे दूसरे दिन कि कल मैं गलत पढ़ा चुकी हूँ, तो ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे है, ठीक है। तो आप कैच करना भी सीखिए। कुछ बात अगर आपको लग रही है कि ये मैम बता कुछ और रही है, फिगर कुछ और कह रहे हैं, तो यू शुड पॉइंट आउट, तो कल हम उतनी मेहनत हमारी कल बेकार नहीं जाती, ठीक है। तो ये इसमें और इसमें अंतर समझ गए आप। ये कहती है कि अगर मिड पॉइंट थ्योरम जो 9th में थी वो ये कहती थी कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से लेकर दूसरी साइड के पैरेलल, नीचे वाली साइड के पैरेलल लाइन खींचे तो वो तीसरी साइड को भी मिड पॉइंट पे टच करती है। हालांकि इस केस में भी इसका और इसका रेशो क्या होगा, 1:1। भाई अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 3 होगा, तो ये भी 3 होगा, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, 1:1। और ये मिड पॉइंट है तो इसका रेशो भी क्या होगा, 1:1। तो उस केस में भी इसका रेशो और इसका रेशो बराबर ही होगा। इधर भी क्या होगा, 1:1, उधर भी क्या होगा 1। तो मैंने कल 2 थ्योरम मिक्स कर दी, ठीक है। और ये थ्योरम अलग है, वो अलग। अब आपको समझना है इस थ्योरम को, तो हम अब इसको आज सॉल्व करने जा रहे हैं अच्छी तरीके से। इस साइड में आप सब लोग अपने दिमाग में भी नोट करेंगे और कॉपी में भी नोट करेंगे, ठीक है। दिमाग में भी नोट करना है और कॉपी में भी नोट करना है। ये आप अपनी थोड़ा बुक भी खोल लीजिए आपस में, क्योंकि इधर मुझे लिखने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, बस मुझे फिगर चाहिए, इसलिए मैं इसको हो गई सेटिंग आपकी, बड़े आगे देखो। एक ट्राइंगल में यहीं पर बना देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये ट्राइंगल है, नेमिंग बिल्कुल ऐसे ही कर लेते हैं जैसे कि बुक में है। ABC सब यहाँ कंसंट्रेट करेंगे। मैंने एक बार बोल दिया तो दोबारा नहीं बोलूँगी। इस थ्योरम को आप कैसे करेंगे, जब ये एग्जाम में स्टेटमेंट आएगा तो ये कलर दिखाई दे रहा है आपको, साफ दिख रहा है, देखो आप देखो। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन में मैं पूरा ही सॉल्व कर रही हूँ। गिवन में आप लिखेंगे क्या बोल रहे हैं, पहले आप समझ लीजिए। 2 पीरियड है, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगी, आपको समझाते समय नहीं लिखना, ठीक है। आप लिखेंगे अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। अ ट्राइंगल ABC वेयर लाइन DE इज पैरेलल टू BC। ये आपको गिवन है, ये आपको दिया, ठीक है। गिवन माने जो हमको क्वेश्चन में दिया, ठीक है। अब आप लिखेंगे टू प्रूव, और जो टू प्रूव आप लिखेंगे वो आप इसकी भाषा में नहीं लिखेंगे, आप मैथमेटिकली लिखेंगे। मैथमेटिकली आपको ये लिखना है, मतलब वो ये प्रूव करना है कि जो इसका रेशो है ना वही इसका रेशो आएगा, ठीक है। तो ये इसने तो स्टेटमेंट में दिया है, आपने स्टेटमेंट में नहीं लिखना। देखिए कभी भी हम कोई थ्योरम प्रूव करते हैं तो वो इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो जो सामने आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको भी एक नज़र में पता लगना चाहिए कि आप क्या प्रूव कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रूव, आपको ये करना है कि AD और DB का जो रेशो है ना वही रेशो जो है AE और EC का होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। उसके बाद आएगा, अरे यार
क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए खुद करते हैं, ठीक है, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए। आप क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे DM इस वाली साइड पर, और यहाँ से EM ड्रॉ करेंगे इस वाली साइड पर। दिखाई दे रहा है आपको? वो दिख रहा है? एक और एक और इसको भी ज्वाइन कर देंगे, ये भी कर देंगे। दिख रहा है? दिख रहा है? कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्या? कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AE भी लिख सकते हैं, AC भी कह सकते हैं। मैं A लिख दे रही हूँ, या AC भी कहिए तो एक ही बात है, ठीक है, वही लाइन है वो सेम। एंड EN परपेंडिकुलर टू AD कह दीजिए, चाहे AB कह दीजिए, एक ही बात है। AB भी लिख सकते हैं, AD लिख देते हैं, AB, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया? आगे बढ़ जाए। इतना सबको समझ आ गया? गिवन, टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन। अब आगे बढ़ जाते हैं। फिगर फिर से बनाना पड़ेगा। फिगर वहाँ देखो, फिगर वहाँ देखो। आप देखिए, आपने इसमें 4 इक्वेशन बना दी। कितनी इक्वेशन बनानी है? 4। कितनी इक्वेशन बनानी है? 4। पहली इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे? पहले आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AB। इधर नहीं दिख रहा ना मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू हाफ इंटू, अब देखो पहले मेरे को बेस ये वाला लेना है AD, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? EM, तो हाफ इंटू AD इंटू EM। कोई दिक्कत? इक्वेशन 1। अब मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, एक इक्वेशन और इसी के एरिया की बनाऊँ, या मैं दूसरा काम ये भी कर सकती हूँ, पहले 4 इक्वेशन बनानी, कोई सी भी पहले बना लूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो, या मैं आपको बता देती हूँ, 1-2 इक्वेशन तो मैं इसकी बनाऊंगी, एक इक्वेशन इस ट्राइंगल की बनाऊंगी, और एक इक्वेशन इस ट्राइंगल के एरिया की बनाऊंगी, ठीक है। तो 2, 3, 4। तो अभी मैंने एक बना दी है ऊपर वाले की, ठीक है ना? अरे समझ आया? अब मैं बनाने जा रही हूँ इसकी नीचे वाले पहले ट्राइंगल, क्या नाम है उसका? DBE। तो अब मैं लिखूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल DB, तो वो भी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? BD। अब मैंने कल आपको ये बात बहुत अच्छे से समझा दी कि इस BD के लिए भी अगर मैं इसको बेस ले रही हूँ, इसको बेस ले रही हूँ, तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर यही है, जो कि इसको आगे बढ़ाने पर इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो परपेंडिकुलर वही होता है जो 90 डिग्री पे हो, हाइट वही होती है, तो ये इसके बाहर आएगी, लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर यही है। तो EN हो गया। इक्वेशन नंबर मैं तो इसी में घूम रही हूँ बस सेलेक्ट करने में, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया? इक्वेशन 2। फिर मैं लिखूंगी अगेन, फिर से देखो, जरूरी नहीं है कि जैसा बुक में है आप उस तरीके से कराएं, जैसे आपको इजी लगता है वैसे। फिर से मैं इसका एरिया एक बार और निकाल देती हूँ, एरिया ऑफ ADE। अब मैं बेस उधर वाला लूंगी AE, और AE के लिए परपेंडिकुलर क्या है? DM है। किसी को दिक्कत? थर्ड इक्वेशन। अब मैं इस वाले ट्राइंगल का ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है इसका? DEC। ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, इसका क्या हो जाएगा? EC, और परपेंडिकुलर क्या है इसका? परपेंडिकुलर DM। इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगला काम क्या है? इन दोनों को डिवाइड कर दो और इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। समझ में आया? मेरे
कहाँ हाथ लग जाता है। ठीक है, अब मैं लिखूंगी बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 3/4। कोई दिक्कत? तो इस तरफ क्या आएगा, देखो इस तरफ आएगा एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया ऑफ डीबी आएगा ना। अरे आएगा, क्या लिखूं बताओ? एरिया को AR लिखते हैं शॉर्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल AD और नीचे क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB या BD, जो भी मैंने इसका नाम लिखा था। और इक्वल टू के इधर क्या आएगा? हाफ इंटू AD इंटू EN था इसका, और इसका था हाफ इंटू BD इंटू EN। कोई दिक्कत? ये इक्वेशन 3 थी, ये 4। कहाँ गया वो? अब वो इधर तो नहीं आएगा है? इससे मुझे बहुत ही जल्दी करना है। अरे रुक जाओ भाई, गज कहाँ है? आधा समय तो हमें टेक्नोलॉजी समझने में लग जाएगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये पहली इक्वेशन थी ना, इक्वेशन 1, ये थी 2, ये कट गया, क्या गलत लिख दिया मैंने? अरे कुछ गलत लिख दिया तो क्यों बोल रहे हो लगातार? इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5। 4 पहले बन गई, 5वीं। अब ऐसे ही बाकी 2 इक्वेशन के लिए कर लेंगे। अब मैं क्या करूँगी, फिर से उसका एक ट्राइंगल तो हमारा सेम ही है, फिर नीचे आना है एरिया ऑफ DEC, यहाँ आएगा हाफ इंटू AE इंटू DM, और यहाँ आएगा हाफ इंटू EC इंटू DM। DM दोनों के लिए परपेंडिकुलर है, इस ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर DM ही है, लेकिन इससे बाहर है। ठीक है, ये कट गया, तो यहाँ बचा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू AE अपॉन C। बड़ा ठीक हो गया भाई। मुझे एक साइड ये अपॉन ये चाहिए था, ये भी आ गया। दूसरे साइड ये अपॉन ये चाहिए था, बिल्कुल ये भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं कहूँगी इक्वेशन नंबर 6। लेकिन परेशानी क्या है, इनको इक्वल कैसे कहूँ? ये इक्वल तब होंगे जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में मैं देख रही हूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि इस वाले फ्रैक्शन को देखूं, तो इसके भी ऊपर, फ्रैक्शन के ऊपर जो है न्यूमरेटर में ADE का एरिया है, उसमें भी AD, बस नीचे वाला बराबर हो जाए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना? तो मैं क्या करूँगी, मेरे को ये बताना है कि इसका एरिया इसके एरिया के क्यों इक्वल है। ये बताना है कि ये दोनों का एरिया, बोल कौन रहा है, इन दोनों का एरिया क्यों बराबर है, मुझे ये बताना है। तो ये इसलिए बराबर है, इन दोनों का बेस, इसको उल्टा करके सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, दोनों का बेस D है, दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। ठीक है, इसको उलट के सोचो अपने दिमाग में। तो हम कहेंगे, लिखेंगे क्या, हम ये लिखेंगे ट्राइंगल, सुनिए क्या नाम है इधर वाले का, DBE एंड ट्राइंगल DEC आर द 2 triangles on the same base
सेम बेस का नाम लिख दो DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस DE and BC. Therefore, area of triangle DBE is equals to area of triangle DEC. तो जब इन दोनों का एरिया सेम हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे फ्रैक्शन का ही एरिया सेम हो गया। ये सेम हो गया इसके। जब ये दोनों सेम हो गए तो जो दो चीज एक ही चीज के बराबर, मतलब भाई देखो ये इसके बराबर है, अरे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और इधर वाले दोनों आपस में बराबर है, तो वो दोनों भी इक्वल हो गए। तो हम लिखेंगे therefore from equation 6 and 7 थी, 5 and 6, 5 and 6 क्या होगा, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, अरे बाप रे, फिर से सुनिए, लास्ट बार बता दूं, इसका एरिया दो बार निकालना है, ठीक है। एक बार इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर लेके, एक बार इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर, और एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक हो गया। फिर निकालना है इसका एरिया और इसका एरिया। इसका एरिया निकालते समय भी यही परपेंडिकुलर होगा और इसका एरिया निकालते समय ये परपेंडिकुलर होगा। इधर का एरिया निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसका एरिया निकालते समय यही है, इसका भी परपेंडिकुलर, और इसका एरिया निकालते समय कौन है परपेंडिकुलर, ये, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक ही परपेंडिकुलर दोनों में आएगा, ADE के एरिया में और DBE के एरिया में सेम परपेंडिकुलर आएगा, और ADE के एरिया में और DEC के एरिया में सेम परपेंडिकुलर आएगा, है ना। तो क्या होगा, जैसे आप उन दोनों का एरिया डिवाइड करोगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट जाएगा, तो एक तरफ तो ये दोनों बचेंगे और एक तरफ ये दोनों बचेंगे, ठीक है। और क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एरिया ऑफ दिस अपॉन एरिया ऑफ दिस, माने एक साइड तो आएगा एरिया ऑफ ADE, क्या है एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DB, और दूसरी साइड क्या आएगा, इधर ही वो आएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ये BC। अब हमें, हमारा चैलेंज ये है कि हमें ये कहना है कि ये पूरा फ्रैक्शन इसके बराबर है। वो क्यों बराबर है, क्योंकि ऊपर वाला तो है ही बराबर, एक ही चीज़ है ऊपर वाला, और नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो भी इक्वल है, क्योंकि वो दो ऐसे ट्राइंगल हैं जो सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। ऐसे ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम कह देंगे कि ये अपॉन ये जितना आएगा उतना ही ये अपॉन ये भी आएगा, क्योंकि ये चीज़ भी इसके बराबर है, ये चीज़ भी इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो जो दो चीज़ें इन दोनों के बराबर है वो भी तो आपस में बराबर हो गई, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसको प्रूव करना, और ये थ्योरम 1001% आपके एग्जाम में, 1001%, कम से कम भी तो 5 नंबर, 4 से 5 नंबर। अगर आपके में सबसे बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो 4 नंबर में आएगी, 5 नंबर का होगा तो 5 नंबर। क्लियर है। अब आप इसको करिए खुद से करिए, कर लेंगे। फिगर बनाइए, ये फिगर बस फिगर देख के बना लीजिए, बाकी कोई खुद से प्रूव करने की कोशिश करिए।
जो आपका जिसका प्रूफ आएगा एग्जाम में उसमें लिखा रहता है प्रूफ उस थ्योरम के आगे, और जिसका प्रूफ नहीं आएगा, प्रूफ करने को नहीं आएगी लेकिन उसका एप्लीकेशन आएगा, मतलब क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड आएंगे सॉल्व करने को, पर उस पर्टिकुलर थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा, उसमें लिखा रहता है मोटिवेट। देख लेना, जिसका प्रूफ आएगा उसमें लिखा रहता है प्रूफ, जिसका प्रूफ नहीं आएगा, क्वेश्चन तो हर थ्योरम से आएंगे क्योंकि एप्लीकेशन सबका जब बुक में दी है, लेकिन थ्योरम प्रूफ करने को जो नहीं आती है उसमें लिखा रहता है मोटिवेट। अब किसी का दिमाग ही अगर सनका रहे पेपर सेट करने वाले का, वो मोटिवेट वाली भी दे दे तो नहीं कह सकते, वैसे ऐसा ही है, ठीक है। जिसमें मोटिवेट लिखा रहता है वो नहीं आता, प्रूफ करने के लिए नहीं आते। तो जो इसका कन्वर्स है ना 6.2, उसको भी मैं करा रही हूँ, मैं उसका प्रूफ बता रही हूँ, बहुत सरल है, लेकिन उसका प्रूफ आपको आएगा उसके करने के लिए नहीं आएगा, पर क्या होता कैसे है आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखो, ये सेम चीज़ उल्टी कह रहा है, वो कह रहा है अगर एक ट्राइंगल, अब आप कॉपी में कर दीजिए, एक ट्राइंगल है ए बी सी, दिस इज डी ई, अब ये तो रटी लो, आपको हर बार ऐसे बना, इसमें ये कह रहा है कि अगर ये जो लाइन है ना डी, ये जो लाइन है ना डी, अगर ये इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, वहाँ क्या कहा था कि अगर लाइन पैरेलल होगी तो प्रूव ये करना था कि इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है ना। वहाँ मतलब पैरेलल वाली बात जो थी वो गिवन थी, और रेशियो इक्वल होगा ये प्रूव करना था, ठीक है। इससे पिछली थ्योरम, यहाँ पर रेशो इक्वल है ये गिवन है, और ये लाइन इसके पैरेलल होगी ऐसा प्रूव करना, उल्टी थ्योरम है उसकी अपोजिट, ठीक है। अरे क्लियर है, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा, देखो एक मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि कई बार हम ऐसी चीज़ें सपोज करते हैं जो प्रूव करना होता है उसका उल्टा सपोज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम √2, √3, √5 नहीं करते थे, हम सपोज कर लेते थे कि वो क्या है, रेशनल है, और फिर लास्ट में प्रूव क्या कर देते थे, वो इरेशनल। सेम चीज़ यहाँ करेंगे, ये कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि अगर डी जो है ना, ये डी ये इसको और इसके और इसके और इसको इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, तो ये प्रूव करिए कि डी जो है BC के पैरेलल होगी। तो हम सपोज कर देते हैं कि लेट पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो पैरेलल नहीं है अगर, तो हम कहेंगे कि दूसरी लाइन है DE डैश, क्या लाइन है वो, DE डैश है, वो पैरेलल है। हम कह रहे हैं कि DE डैश एक लाइन है, अरे हाँ ना बोलो, हाँ, हम कह रहे हैं DE डैश एक लाइन है जो पैरेलल है और DE पैरेलल नहीं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसको लिखेंगे कैसे, जो मैं अभी ओरली आपको बात बता रही हूँ उसको कैसे लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, इधर देखिए क्लास 10, सबसे आप पहले लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे गिवन में, क्या लिखेंगे लिखूँ बताइए, बोलिए। और ट्राइंगल ABC in which, very good, AD upon DB plus AE upon DC, very good, AD upon DE is equals to AE upon AC, ये दिया हुआ, सॉरी EC ये दिया हुआ है, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, बताओ कौन बताएगा। अच्छा, DE is parallel to BC, ये बोला तो नहीं, यही बोला, D is parallel to BC। कंस्ट्रक्शन आएगा, ड्रॉ DE dash where E dash is a point on AC। आ गया। अब हम करेंगे प्रूफ में आप लिखेंगे लेट DE is, लेट अस सपोज लिखना, पूरा सेंटेंस वही है, नॉट पैरेलल टू BC and there is an another point E dash such that DE dash is parallel to BC। हमने क्या कहा
कि माना DE EC के पैरेलल नहीं है, सॉरी DE BC के पैरेलल नहीं है, लेकिन AC पर एक अलग सा पॉइंट और है E डैश, इस तरीके से है सच दैट ऐसा है कि DE डैश पैरेलल है BC के। इतना बात समझ में आ गई आपको? यही इसका की पॉइंट है, ये जो मैंने ये लिखा है। आपको ये ज़रूर याद रहना चाहिए, ठीक है, कि आपको ऐसा इसमें करना है, उल्टा सपोज करना है। आप देखो, यहाँ देखो, इसका फिगर ये है, यहाँ देखो। अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, यहाँ देखिए सब ध्यान से, आप कहेंगे कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। कोई मुझे बताएगा क्यों? क्यों? गिवन है, वेरी गुड। कौन कह रहा है? ये निजाम है ये, वेरी गुड, मैंने बताया, उसने भी बताया, ये गिवन है, ठीक है। अरे ये गिवन है, से यस और नो, कनेक्ट विद द टॉपिक, अपने को कनेक्ट करो। अच्छा, फिर से मैं लिख देती हूँ AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन EC, E डैश C। क्यों? क्यों? इसका क्यों? इसका भी कारण बता दो निजाम। सेम बेस है, सेम बेस ट्राइंगल में रूप में होता है, ट्राइंगल सॉरी। अरे ऐसा क्यों है? ये गिवन है, तुमने बता दिया, ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी अभी तो तुमने कहा कि DE डैश पैरेलल है BC के। पैरेलल होता है तो अभी तो 6.1 में पढ़ा कि अगर ये लाइन नीचे वाले के पैरेलल है तो रेशो बराबर होगा। तो हम तो पैरेलल इसको मान रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ये है जी पैरेलल, हम कह रहे हैं पैरेलल ये है। तो जब पैरेलल ये है तो इसका और इसका रेशो इसके और इसके रेशो के बराबर होगा, इसका और इसका होगा। ये किससे हुआ? बाय BPT। BPT तो ऐसा कहती है कि अगर बीच वाली लाइन नीचे बेस के पैरेलल है तो भाई रेशो इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा जी, आ जाइए इधर। तो क्या करें? आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से हम बिल्कुल कह सकते हैं कि AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। AE डैश होगा? अरे होगा, मैं क्या कह रही हूँ? AE बोर्ड को उठा के फेंकने वाली हूँ। AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ इसका? देखो ये थ्योरम ना आपकी बुक में प्रूव नहीं करी है उसने लिखा है y y y, ये आपके लिए छोड़ा है उसने। देखिए बुक खोल के पेज नंबर 82 पर y y कह रहा है। अरे y y कर रहा है, ये आधी थ्योरम करी है, उसके बाद y हाय बाय कर रहा है तुमसे, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3 से, यहीं पे छोड़ दी है ये y लिख के। अरे y लिख के छोड़ दी इसने भाई, आगे बढ़ेंगे इसमें। यहाँ देखो, इसके बाद आप लिखेंगे एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड। ये याद रखना है आपको हर हालत में, एडिंग वन बोथ साइड। तो क्या होगा? एडिंग वन बोथ साइड करके क्या होगा? इधर साइड क्या आया था? क्या आया था इधर साइड? AE अपॉन EC। इधर क्या आया था? AE डैश अपॉन E डैश C। दोनों साइड 1 ऐड कर दो। अगर इक्वल टू के दोनों तरफ इक्वल चीज ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई करें तो भी फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड करें तो भी। अब इससे क्या होगा? एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 मार्क दो, तो ये इसी इधर आ जाएगा AE प्लस EC और नीचे हो जाएगा होल अपॉन EC।
जैसे अगर मैं लिखूँ 1/2 + 2, तो एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी यहाँ पर अगर यहाँ 1 है तो 1 से 2 अंदर 2 हो जाएगा, 1 + 2/2 हो जाएगा। सेम ऐसे तो इधर हो जाएगा AE' + E' अपॉन E', ठीक है। अब देखो यहाँ देखो फिगर AE और EC को प्लस करो, क्या आता है? AE और EC को प्लस करके AC आता है, और इधर AE' और E' को प्लस करके भी AC ही आता है, ठीक है। ये कट गया तो इधर आ गया आपके पास 1/EC = 1/E'। उल्टा कर लो तो ये आ जाएगा EC/E', आ जाएगा। अरे भाई आ गया, ये कह रहे हैं EC जितना है ना, अरे EC जितना है उतना ही E' भी है, कह रहा है। देखो बताए क्या कह रहा है, ये कह रहा है EC जितना है उतना ही E' भी है। हो सकता है, हो सकता है। तो आप लिखेंगे, इसकी लैंग्वेज होती है इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी संभव है जब E and E' आर द सेम पॉइंट। वरना मैं कहूँ ये लाइन और ये लाइन बराबर है, कैसे हो जाएगा भाई? अरे ये होगा यहाँ से यहाँ तक की लाइन जितनी है, मैं कह रही यहाँ से यहाँ तक की भी उतनी है, नहीं। ये तभी संभव है जब ये पॉइंट इसी के ऊपर हो, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है दोनों का और फाइनल पॉइंट अलग अलग है तो वो कैसे इक्वल हो सकते हैं? तो इसमें लिखने का ढंग होता है कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, क्या बोलेंगे आप? बोलो भाई, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी संभव है जब E and E' are the same point। और जब E and E' सेम पॉइंट होंगे तो इसका मतलब हुआ, जब हम कह रहे थे कि DE' पैरेलल है BC के, अब E और E' सेम पॉइंट हो गए तो DE पैरेलल किसके हो जाएगा? ये इसका प्रूफ, ठीक है। इसका प्रूफ आपको करने के लिए नहीं है, चैन की सांस लेनी गहरी, चलो नहीं आ रहा फाइनली, पर आना चाहिए, मतलब एग्जाम में आना चाहिए, ये नहीं, आपको ये प्रूव करना आना चाहिए। ये पिछले साल तक आपके सिलेबस में था, 2 साल पहले तक 6.1 भी आती थी और 6.2 भी, दोनों थी आपके सिलेबस में प्रूव करने के लिए। ये अभी 1-2 साल पहले ही जब मैं छुट्टी पढ़ती उससे जस्ट पहले साल ही हटा दी CBSE ने ये वाली थ्योरम, कि इस चैप्टर में से एक ही थ्योरम आनी है आपकी, वो है PPT प्रूफ जिसका, ठीक है। क्वेश्चन इसके भी आएंगे, माने क्वेश्चन वो उल्टी थ्योरम मतलब जो रिवर्स है इसका, जो कन्वर्स है उसके भी देगा और जो ओरिजिनल थ्योरम है उसके भी देगा। क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो, चलो अब आ जाओ इधर, 10 मिनट है। क्या बोल रहे हो? अरे कुछ बोल रहे हो, बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं बोल रहे, ये देखो सबको दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन आप यहीं पे सॉल्व कर लोगे, देखो कितने आसान क्वेश्चन है। इसका थ्योरम अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। थ्योरम बेस्ड जो एक्सरसाइज होती है पूरी थ्योरम पर ही बेस्ड होती है, बस खाली थ्योरम अप्लाई करनी होती है आपको। एप्लीकेशन है ये थ्योरम का, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम। पढ़ो क्वेश्चन को, मन में वेरी गुड। ये कह रहा है अगर ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1 है, ये कितना होगा? अगर आपने BPT नहीं पढ़ी होती और आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाता तो आपको समझ नहीं आता, आप ब्लैंक कि इसको कैसे निकालें, आपको कंसेप्ट नहीं पता। लेकिन BPT में आपने पढ़ लिया, क्योंकि इसने एक चीज़ दे रखी होगी कि ये इसके पैरेलल है, ये दिया है ना। जब बस पैरेलल है, ट्राइंगल है और बीच वाली लाइन नीचे वाली की पैरेलल है, तो हमारा दिमाग में खट घंटी बजनी चाहिए BPT। क्या बजनी चाहिए? BPT। तो BPT ये कहती है भाई इनका और इसका जो रेशो है वही जो है इसका और इसका होगा, EC लिख देते हैं यहाँ, ये 30 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1/EC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन EC = अरे भाई जो 15 और 30 का रेशो होता है वही तो 1 और 2 का होता है, तो ओरली भी निकाल सकते हैं इसको। तो ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसका बता दो, इसका बता दो, आंसर जल्दी निकालिए। इसमें ये निकालिए सारे बच्चे, गर्ल्स। इसका हाँ किसने बोला? गौरव। बस अब इनको भी करने दो। चलो गर्ल्स
अच्छा, इसमें जब आप सॉल्व करेंगे, सुनो, यहाँ आपको जैसे ही आपने ये लिखा, ये आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बाय बीपीटी। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये क्यों, ऐसा क्यों होगा, बाय। एग्जाम में आपको ये मान के नहीं चलना है कि मैडम को या सर को तो पता ही है, नहीं, आपको ये मान के चलना है कि मैडम और सर को कुछ नहीं आता, जो हमारी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको बस वही पता है जो हमने लिखा है। मतलब अंडरस्टूड है, मैम को समझ ही जाएगी मैंने बीपीटी लगाई है, ये मतलब नहीं है। आपको लिखना है कि आप बीपीटी अप्लाई कर रहे हैं। हो गया? अरे ये निकल गया? यस मैम। कितनों ने कर लिया? जिसने पहला क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन 2 रीड करिए अपने मन में। क्वेश्चन 2 रीड करिए अपने मन में। पहले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ही अप्लाई करनी थी, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये वाला। अरे पहले का सेकंड पार्ट करा गर्ल्स ने, कितना आया आंसर? 4 चीजों के बीच में बीपीटी लगती है, उसमें से 3 आपको गिवन है, चौथे को एक्स लिख लीजिए, चाहे उसका जो नाम है वो ही लिख लीजिए, बस खाली आपने अप्लाई करनी। इस क्वेश्चन को देखिए, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या इसका फिगर ये है? नहीं है। पहले फिगर ड्रॉ करिए इसका। एक ट्राइंगल बनाइए पी क्यू आर और उसके बीच में लाइन बनाइए ई एफ। अब इसमें ध्यान दीजिए, क्यू आर नीचे बेस होगा, क्यू आर बेस होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिगर बनाइए, पी क्यू आर, पी क्यू आर ई एफ। बना लिया? अब ये क्या कह रहा है, देखते जाइए, लिखते जाइए। ये पहला, इसके 3 पार्ट है। पहले में कह रहा है पी 3.9 है, पी कितना है? 3.9। ई क्यू कितना है? 3 है। ये 3.9 है, ये 3 है। पी एफ कितना है? 3.6। एफ आर निकालना, एफ आर भी दे रखा है, तो निकालना क्या? अच्छा, बताना है 3 अलग अलग केसेस में कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी या नहीं। भाई जिसमें रेशो इक्वल आएगा उसमें पैरेलल होगी, जिसमें नहीं होगा नहीं। इसमें आ रहा है? पहले में नहीं आ रहा है, ये नहीं आएगा। इसका 3/2 नहीं आएगा, तो ये पहले में नो है, पहले का आंसर। दूसरे में ट्राई करो, दूसरे में ट्राई करिए। दूसरे में देख लो, मैं फिगर नहीं बना रही हूँ, दूसरे चलो बना देती हूँ। दूसरे में PE4 है, PE4 है, QE 4.5 है, PF 8 है, RF 9 है। इसका और इसका रेशो क्या आएगा? 40/45। बात हो गया ये, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। कौन कह रहा नहीं आ रहा है? इसमें यस आएगा सेकेंड वाले में। तीसरा आप स्वयं कर लेंगे, तीसरा आप खुद से करेंगे घर पे। अरे तीसरा कर लेंगे, चलिए। इसके क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? आगे आ जाओ। क्लास 10 तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो
कौन इसको मुझे बता सकते हैं प्रूफ करके? अरे है कोई धुरंधर? है कोई? कौन कह रहा है? क्या कह रहा है गौरव? ये कह रहा है इफ LM इज पैरेलल टू CB, वहां देखो LM इज पैरेलल टू CB, LM को देखो और CB को देखो, ये इस ट्राइंगल की बात है। अगर LM और CB पैरेलल है तो BPT लग जाएगी, और BPT लग जाएगी तो ये क्या कहेगा? AL अपॉन LC इज इक्वल टू AM अपॉन MB, इक्वेशन नंबर 1। फिर ये कह रहा है जी LN और CD भी पैरेलल है, इसमें भी लगा दो BPT। फिर से ये कहेगा AL अपॉन LC इज इक्वल टू AM अपॉन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये साइड इक्वल है तो ये अपने आप ही इक्वल हो जाएगी, तो आ जाएगा AM अपॉन MB। बच्चे यहीं पर लिख देंगे प्रूफ, वो लिखेंगे प्रूफ, हो गया। नीचे वाला भी देखना है भाई साहब, ये MB है, वो AB है, ये AD है, और ये क्या था? AD ND। किसी को किधर नहीं ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे। किसको किधर ले जा रहे हो तुम? दोनों साइड 1 प्लस करिए, एडिंग 1 बोथ साइड करिए भाई, 1 ऐड करिए। AM अपॉन MB में भी 1 ऐड करिए। देखो इसमें 1 ऐड करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ये आपको दिमाग में याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। प्लस 1 LCM लेंगे तो इधर बन जाएगा AM प्लस MB अपॉन MB। अब देखो जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे आपका दिमाग खटक जाना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे आपका दिमाग खटकना चाहिए। क्यों? जब आप इसको प्लस करेंगे ना बेटा, तो क्या आ जाएगा? कहाँ गया बेटा? ए भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। ए भी हमको बिल्कुल चाहिए, लेकिन ए बी के साथ हमें AM चाहिए, पर AM की जगह तो MB हो जाएगा, गड़बड़ हो गई। ऐसे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप पहले फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे। अगर ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये है तो उल्टा कर दीजिए, तो फिर MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN होगा। भाई जब 1/2 इक्वल टू 1/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 2 इक्वल टू 2 भी तो होगा। ठीक है, अब करेंगे +1। अब +1 कर दीजिए तो ये हो जाएगा MB प्लस AM अपॉन AM। अब ठीक हो गया। और ये हो जाएगा ND प्लस AN अपॉन AM। ये हो गया AB अपॉन AM, और ये हो गया AD अपॉन AM। फिर उल्टा कर दीजिए, फिर रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो अगली लाइन में आ जाएगा AM अपॉन AB। ऐसे प्रूव होगा। 2 बार आपको रेसिप्रोकल उल्टा करना है। ठीक है, इसको 2 बार इन्वर्स करना है। हो गया? ये क्वेश्चन आसान है, पर इसमें 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बार जब आपका रिजल्ट आ जाएगा दोनों इक्वेशन से, उसके बाद फ्रैक्शन को पलटना है, फिर 1 ऐड करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको फिर पलट देना। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। बीपीटी का टेस्ट कल होगा। बीपीटी का टेस्ट कब होगा? कल।